जानकारी के अनुसार कई संस्थानों के दस्तावेज, सुविधाओं और फिर शैक्षणिक गतिविधियों की जांच कराई जाएगी। यदि किसी कॉलेज में नियमों का उल्लंघन या फिर गलत जानकारी देने का मामला सामने आता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि योजना की पारदर्शिता बनाए रखना और छात्रों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए हजारों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस योजना का दुरुपयोग ना हो और केवल मान्यता प्राप्त एवं योग्य संस्थानों को ही इसका लाभ मिले। अब इस जांच के बाद कई कॉलेजों की स्थिति और फिर कार्यप्रणाली की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। बिहार में बाढ़ का अब होगा वैज्ञानिक हिसाब, गंगा से गंडक कोसी तक तैयार होगा नया बाढ़ क्षेत्र मानचित्र। जहां बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अब एक नई और वैज्ञानिक पहल की जारी है। राज्य सरकार गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के प्रभावित क्षेत्रों का नया बाढ़ क्षेत्र मानचित्र तैयार की जा रही है। इस मानचित्र के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा खतरे में हैं और किन क्षेत्रों की भविष्य में विशेष तैयारी की जरूरत होगी। जानकारी के अनुसार आधुनिक तकनीक और फिर वैज्ञानिक आंकड़ों की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार अध्ययन किया जाएगा। इससे नदियों के जलस्तर, बहाव और फिर संभावित खतरे वाले इलाकों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से आपदा प्रबंधन और फिर राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया बाढ़ मानचित्र भविष्य की योजनाओं, सड़क निर्माण, आवास विकास और फिर लोगों की सुरक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यदि ये योजना सफल होती है तो फिर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिल सकती है। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। दरअसल बात है कि मनुस्मृति को लेकर के दिए गए राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर इतिहास और भारतीय परंपराओं की सही जानकारी नहीं होने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर के दोनों दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो राजनीतिक बहस को और अधिक तीखा बना देते हैं। जब वहीं पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सामाजिक और फिर ऐतिहासिक मुद्दों पर अपनी राय रखी है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल के बीच ऐसे मुद्दे अक्सर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता है क्योंकि दोनों दल इस मुद्दे को लेकर के अपने अपने समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मिड डे मील खाते ही 18 बच्चे हुए बीमार, मचा हड़कंप। दरअसल एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील से जुड़ी गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भोजन तैयार करने के दौरान गलती से खाने में ऐसी सामग्री मिल गई जिससे भोजन करने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। जहां इसके बाद स्कूल प्रशासन और फिर स्थानीय अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि भोजन बनाने के दौरान नमक की जगह कपड़ा धोने वाला सर्फ मिला दिया। जहां सब्जी में कपड़ा धोने वाला सर्फ डाल दिया गया। जानकारी के अनुसार भोजन खाने के कुछ ही देर बाद छात्रों ने पेट दर्द, उल्टी और फिर बेचैनी की शिकायत की है। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और फिर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फिर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई। इस घटना ने स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता और फिर निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी छात्रों की हालत स्थिर बनी हुई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुणे में राहुल गांधी की मंच से गर्जी नेहा सिंह राठौर, गाया तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। सियासी चर्चाएं तेज। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से अपने गीतों और फिर राजनीतिक टिप्पणी को लेकर के चर्चा में है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी वाले मंच से उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई। उनके गीत के बोल और प्रस्तुति को लेकर के समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान नेहा सिंह राठौर ने अपने अंदाज में राजनीतिक और फिर सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। उन्होंने ये गीत गाया है कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, यानी कि सीधे सीधे मोदी को टारगेट किया गया है। उनके गीत के कुछ अंश गीत के इस तरह के अंश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बता रहे हैं। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, बक्सर से भागलपुर तक उफान, घाघरा और गंडक का क्या है हाल।
दरअसल बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई इलाकों में जिलों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक नदी का जलस्तर बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार गंगा के साथ साथ घाघरा और फिर गंडक जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई निचले इलाकों में पानी पहुंचने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग और फिर जल संसाधन विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऊपरी क्षेत्रों से पानी का दबाव बना रहा तो फिर कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, क्या है एनडीए में शामिल दलित नेताओं का स्टैंड? दरअसल बात है कि आरक्षण को लेकर के देश के कई हिस्सों में चल रही बहस और फिर प्रदर्शनों के बीच अब राजनीतिक दलों के नेताओं के रुख पर भी चर्चा तेज हो गई है। खास करके एनडीए में शामिल दलित नेताओं का इस मुद्दे पर क्या मत है, इसे लेकर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। आरक्षण को सामाजिक न्याय और फिर समान अवसर पर महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, इसलिए इससे जुड़े हर बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। एनडीए के कई दलित नेताओं ने समय समय पर आरक्षण व्यवस्था के समर्थन में अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि समाज के वंचित और फिर पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं पर कुछ नेताओं ने आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुधार और फिर पारदर्शिता की जरूरत पर भी जोर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरक्षण का मुद्दा केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में विभिन्न दल और नेता अपने अपने दृष्टिकोण के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। चीनी की कीमतों पर बड़ा एक्शन, बिहार सरकार ने अफसरों को दिए एक खास संदेश। दरअसल बात है कि बिहार में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को बाजार की निगरानी बनाने और फिर जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के मौसम में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने में कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे चीनी की स्टॉक आपूर्ति और फिर बिक्री पर नजर रखें। यदि किसी व्यापारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है या कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि आम लोगों को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निगरानी बढ़ने से जमाखोरों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। वहीं पर उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से चीनी की कीमतों में स्थिरता आएगी और त्योहारों के दौरान लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल प्रशासन को लगातार बाजार पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। मंच का किया गया था शुद्धिकरण, आरक्षण हटाने की मांग के बीच चिराग पासवान ने उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे का मुद्दा। दरअसल आरक्षण को लेकर के चल रही राजनीतिक बहस के बीच चिराग पासवान का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने एक कार्यक्रम के संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े पुराने मुद्दों का जिक्र करते हुए सामाजिक समानता और फिर सम्मान के सवाल उठाए हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि 21वीं सदी में भी यदि समाज के किसी वर्ग को भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो फिर ये चिंता का विषय है। उन्होंने सामाजिक न्याय और फिर समान अवसर की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों को सम्मान मिलना चाहिए। उनके बयान को कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से देखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण और फिर सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे आने वाले समय में भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रहेंगे। ऐसे में नेताओं के बयान और फिर उनके राजनीतिक संदेश चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और बहस जारी है। कुत्ते के काटने के 4 माह बाद भौंकने लगा लड़का, काल कोठरी में छोड़ने की मिली सलाह, फिर 22 दिन बाद हुआ चमत्कार। दरअसल एक युवक से जुड़ी हैरान कर देने वाली घटना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने के कई महीने बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव देखने को मिले। परिवार के लोग पहले इस स्थिति को समझ नहीं पाए, जिसके कारण तरह तरह की बातें और सलाह सामने आने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक को चिकित्सीय देखभाल में रखा गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि जानवरों के काटने के बाद समय पर उपचार और वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार लापरवाही या फिर देरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुत्ते काटते हैं लेकिन वे जल्दी वैक्सीन नहीं लेते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसी वजह से डॉक्टर लगातार लोगों को जागरूक करने की सलाह देते हैं। अगर आपको भी कुत्ता काटा गया है या फिर कभी आपके बगल पास पड़ोस परिवार में ख़ानदान में या फिर रिश्तेदार में किसी को भी कुत्ता काटे हैं तो तुरंत उसका वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घटना एक बार फिर से इस तरह की घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि किसी भी जानवर के काटने के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता लेना कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार समय पर इलाज और फिर सही जानकारी से कई गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है। जेल जाएंगे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के, मुस्लिम महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। क्या है पूरा मामला? दरअसल एक मामले को लेकर के सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के का नाम चर्चा में आ गया है। जहां जानकारी के अनुसार एक मुस्लिम महिला ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। जहां शिकायत में लगाए गए आरोपों को लेकर के विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया भी सामने लगे। ये मामला महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां पर बताया जाता है कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के बिना किसी अनुमति के एक सरकारी स्कूल में दाखिल हुए, छात्रों से बातचीत की और फिर स्कूल की पढ़ाई और फिर सरकारी काम में बाधा डाली। एक शिक्षिका की शिकायत के बाद औसा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जहाँ दिप्के इन दिनों स्कूल को ठीक करो अभियान चला रहे हैं और इसी अभियान के तहत वे स्कूल को देखने के लिए स्कूल गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ उल्टा मामला हो गया है। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि ये ज़बरदस्ती इसने घुसने की कोशिश की और पढ़ाई में बाधा डालने की कोशिश की। ये मामला औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल का है। स्कूल की 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक अभिजीत दिप्के और फिर उनके कुछ सहयोगी बिना अनुमति के पहुंच गए थे। केबीसी 18 में गुंजा भागलपुर की मंजूसा कला का नाम 25 लाख के सवाल तक पहुंची रुचित अदिल्ला। दरअसल बात है कि लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में बिहार के प्रसिद्ध मंजूसा कला एक बार फिर से राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गई है। शो में प्रतिभागी रुचित अदिल्ला ने भागलपुर की इस पारंपरिक कला से जुड़े सवाल का सामना किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपए के सवाल तक पहुंच गए। इसके बाद मंजूला कला को लेकर के लोगों के बीच दिलचस्पी बढ़ गई है। जब केबीसी 18 के 90वें एपिसोड में महानायक अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठी महाराष्ट्र की रुचिता अल्हाव ने भागलपुर की मंजूसा कला से जुड़ा सवाल पूछा। सवाल था कि अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला है जिसके नाम का अर्थ है बक्सा होता है। जी हाँ, जिसका नाम का अर्थ बक्सा होता है। वहीं पर रुचिता अदल राव ने बिना देर के इसका जवाब मंजूसा दिया। सही जवाब के साथ वे खेल में आगे बढ़ी और फिर 25 लाख रुपए तक पहुंच गई। जहाँ टीवी के लोकप्रिय मंच पर मंजूसा कला का नाम आने से भागलपुर के कलाकारों और फिर उनके कला प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केबीसी जैसे बड़े मंच पर इसका जिक्र होना न केवल इस कला के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है माना जा रहा है। इससे देश भर के दर्शकों को बिहार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिला है। अररिया पुलिस ने कंटेनर पर लोड शराब की बड़ी खेप किया बरामद, मौके से चालक को किया गिरफ्तार। जब बिहार के अररिया जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि वे खेप दूसरे राज्य लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण इसे समय रहते पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोका गया और तलाशी लेने पर उसमें छिपा करके रखी गई शराब बरामद हुई। मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जब्त शराब की मात्रा और फिर इसके पीछे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। आईजी विकास वैभव ने विकसित बिहार स्टार्टअप और शिक्षा के साथ युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाने पर दिया जोर। दरअसल बात है कि बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और फिर आईजी विकास वैभव ने युवाओं के भविष्य, शिक्षा और फिर स्टार्टअप संस्कृति को लेकर महत्वपूर्ण विचार शेयर किए हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फिर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना होगा। विकास वैभव ने स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं को नवाचार, तकनीकी और फिर व्यवसाय से जोड़ करके तैयार किया जाए
तो फिर वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार बनाने की आवश्यकता बताई है। राघोपुर में गंगा कटाव का जायजा लेने नाव से पहुंचे तेजस्वी यादव, सरकार से की अविलंब बोल्डर पिचिंग कार्य शुरू कराने की मांग। दरअसल वैशाली जिले के राघोपुर क्षेत्र में गंगा नदी के बढ़ते कटाव को लेकर के चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने नाव के जरिए कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नदी कटाव के कारण कई गाँव के लोगों की जमीन और फिर घरों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द बोल्डर पिचिंग और फिर अन्य सुरक्षा कार्यों शुरू कर दिए जाएं ताकि कटाव को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष कटाव की समस्या है से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जाने से स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन और फिर संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, किशनगंज अंचल कार्यालयों में किन्नरों ने जम करके हंगामा किया है। जी हां, किशनगंज अंचल कार्यालय में कल किन्नर समाज के लोगों ने जम करके हंगामा किया। भूदान की जमीन के दाखिल खारिज मामले में आपत्ति लगाए जाने और 2 महीने से मामला लंबित रहने से नाराज किन्नरों ने जनता दरबार के दौरान ताली बजा करके विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मामला मौजा घरामड़ा स्थित खाता संख्या 3 खेतरा संख्या 126 में 10 डिसमिल भूदान की जमीन से है। किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया है कि उन्होंने इस जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। हालांकि एक व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रोक दिया गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज अंचल कार्यालय में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूदान की जमीन के दाखिल खारिज को लेकर के किन्नर समाज के लोग जनता दरबार में पहुंच गए और ताली बजा करके जम करके विरोध जताने लगे। मामला करीब 2 महीने से लंबित बताया जा रहा है। किन्नर समाज का आरोप है कि जमीन का पर्चा मिलने और कब्जा होने के बावजूद भी दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक व्यक्ति की आपत्ति के बाद रोक दी गई। मामला मौजा घरामड़ा के खाता संख्या 3 और खेसरा संख्या 126 में 10 डिसमिल जमीन भूदान की जमीन से जुड़ा है। किन्नर समाज के लोगों के मुताबिक उन्होंने जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन एक व्यक्ति की आपत्ति के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। समाज के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से वे कभी अंचल कार्यालय तो कभी जिला कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें अब तक कोई भी स्पष्ट समाधान नहीं मिला है। इसी वजह से शनिवार को वे जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे और अधिकारियों के सामने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों और फिर राजस्व रिकॉर्ड की जांच करके जल्द से जल्द दाखिल खारिज किया जाए और जमीन की रसीद जारी किया जाए। उनका कहना है कि अगर भूदान यज्ञ समिति की ओर से जमीन का पर्चा जारी किया गया है और उनका दखल कब्जा भी है तो फिर नियमानुसार उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। विरोध के दौरान कुछ लोगों की ओर से आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। हंगामे के कारण कुछ देर के लिए अंचल कार्यालय परिसर में गहमागहमी की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन का नेतृत्व किन्नर समाज के मुख्य व्यक्ति जहांगीर ने किया है, लेकिन ये विवाद सिर्फ दाखिल खारिज तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी प्रभा देवी और उनकी किन्नर संतान ने कुछ लोगों पर कच्चा आशियाना तोड़ने, घर का सामान घर ले जाने और भूदान की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। यह पीड़िता के अनुसार बिहार सरकार की भूदान यज्ञ समिति ने साल 2008 में मौजा घरामड़ा में 10 डिसमिल जमीन का पर्चा उनके नाम जारी किया था। इसी जमीन पर उन्होंने टीन का छोटा सा घर बना करके रहना शुरू किया। आरोप है कि 20 जून की शाम कुछ लोग उनके घर पहुंचे और टीन से बने आशियाने को तोड़ दिया गया। घर का टीन और फिर अन्य सामान ट्रैक्टर पर लाद करके ले जाने तथा जमीन पर बाउंड्री निर्माण की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद जिलाधिकारी कार्यालय और फिर थाना में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर है और मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनका दावा है कि भूदान यज्ञ समिति की ओर से उन्हें जमीन का पर्चा मिला है और जमीन पर उनका कब्जा भी है, लेकिन दाखिल खारिज और रसीद के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से उनका
समय और फिर रोजी रोटी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर अंचल अधिकारी राहुल कुमार ने बताया है कि मामला भूदान यज्ञ समिति के द्वारा दी गई भूमि से संबंधित है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को विधिवत भूमि का दखल कब्जा दिया गया है उसकी भी जांच होगी। जब भूमि के स्वामित्व, सरकारी अभिलेख और फिर दखल कब्जे की स्थिति स्पष्ट होने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भूदान की इस जमीन का वास्तविक रिकॉर्ड क्या कहता है, आपत्ति किस आधार पर दर्ज की गई है और किन्नर समाज के लोगों को दाखिल खारिज और जमीन की रसीद कब तक मिल पाएगी। फिलहाल अंचल प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर में 6 जगहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी। जी हाँ, अब ट्रैफिक लाइट के जरिए पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चलने वाली है। जब किशनगंज शहर में जाम से लोगों को अब राहत मिल जाएगी। दरअसल ये ट्रैफिक सिग्नल किशनगंज शहर के बस स्टैंड, पश्चिम पाली, कैलटेक्स चौक, गांधी चौक, मस्तान चौक और बहादुरगंज मोड़ पर लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज में अब जाम से जूझ रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। किशनगंज शहर के ऐसे प्रमुख चौक चौराहे हैं जहां पर दिन भर गाड़ियों की भीड़ और फिर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहां पर जल्द ट्रैफिक लाइट लगने वाली है, यानी कि अब इन चौराहों पर बिना नियम के वाहन निकालने की कोशिश करना मुश्किल होगा और रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल के हिसाब से ही वाहनों को आगे बढ़ाना होगा। जिला प्रशासन ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है। किशनगंज शहर में लगातार बढ़ती आबादी और फिर गाड़ियों की संख्या के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खास करके व्यस्त समय में प्रमुख चौक चौराहों पर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसमें बस स्टैंड, पश्चिम पाली, कैलटेक्स चौक, गांधी चौक, मस्तान चौक और बहादुरगंज मोड़ शामिल है। इन सभी जगहों पर दिन भर बड़ी संख्या में छोटे बड़े गाड़ियों की आवाजाही होती है और कई बार यातायात का दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रैफिक लाइट के जरिए वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। एक दिशा के वाहनों को ग्रीन सिग्नल मिलने पर रास्ता दिया जाएगा, जबकि दूसरी दिशा के गाड़ियों को रेड सिग्नल पर रुकना होगा। इससे चौराहों पर मनमाने तरीके से गाड़ी निकालने की समस्या कम होने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि ट्रैफिक सिग्नल लगने से न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा लोगों का समय बचेगा और शहर में यातायात व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित हो सकेगी। खास बात यह है कि योजना सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहने वाली है। दूसरे चरण में बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन जैसे प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भी ट्रैफिक लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। इन इलाकों में बाजार, स्कूल और कॉलेज के समय गाड़ियों का दबाव काफी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है और लोगों का कहना है कि किशनगंज शहर में लंबे समय से ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत महसूस की जा रही थी। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है और वाहन चालक भी नियमों का पालन करते हैं तो रोजाना लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 6 प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट कब तक स्थापित होती है और इसके बाद शहर की यातायात व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। अब किशनगंज एयरपोर्ट को डेवलप करने को लेकर के विकास और विस्थापन के बीच लोगों का दर्द सामने आ रहा है। जहां खगरा में एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाने के लिए करीब 27 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है, लेकिन इस जमीन पर रहने वाले परिवारों का कहना है कि सरकार के लिए ये जमीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये जमीन घर, खेती, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों का सहारा है। नोटिस मिलने के बाद कई परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर घर और जमीन दोनों चले गए तो फिर आखिर जाएंगे कहाँ। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये खबर दैनिक भास्कर से लिया गया है। दैनिक भास्कर में स्पेशल खबर छपी है, उसी खबर से इस खबर को आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आप हमारे इस पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप फॉलो नहीं किए तो भी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दरअसल किशनगंज के वार्ड नंबर 33 में रहने वाले कई परिवार एयरपोर्ट विस्तार की जद में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ परिवारों की जमीन पूरी तरह से अधिग्रहण में चली जाएगी। मोहम्मद मंजर का कहना है
कि जिस जमीन पर उनका परिवार करीब 200 साल से रह रहा है वही अब सरकार के कब्जे में जाने वाली है। उनका कहना है कि जमीन के बदले सिर्फ पैसा मिल जाने से समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि पैसा कुछ वर्षों में खत्म हो सकता है, लेकिन जमीन पीढ़ियों तक परिवार का सहारा बनी रहती है। मंजर की मांग है कि अगर सरकार विकास और सुरक्षा के लिए जमीन ले रही है तो प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी जगह जमीन दी जाए जहां परिवार रहने के साथ खेती और फिर रोजगार भी कर सके। वहीं पर स्थानीय निवासी आलम का कहना है कि उनके परिवार की जमीन पहले भी अलग अलग सरकारी परियोजनाओं के लिए ली जा चुकी है। एयरपोर्ट, बीएसएफ और दूसरी परियोजनाओं के बाद अब जो जमीन बची है वह भी अधिग्रहण की जद में आ रही है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और फिर विकास जरूरी है, लेकिन जिन परिवारों की पूरी जमीन चली जाएगी उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। कई परिवार मुआवजे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जमीन के बदले कुछ लाख रुपए मिलते हैं तो उस रकम से आज की जरूरत तो पूरी हो सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? दोबारा जमीन खरीदने के लिए क्या उतना ही पैसा पर्याप्त होगा? वहीं पर वार्ड 33 के सद्दाम के मुताबिक उनकी करीब 9.5 कट्ठा जमीन और फिर उन चाचा की करीब 5.5 कट्ठा जमीन अधिग्रहण की जद में आने की बात कही है। उनका कहना है कि परिवार ने मेहनत मजदूरी करके जमीन खरीदी थी और इसी पर घर बनाने की तैयारी थी। अब एयरपोर्ट विस्तार के कारण पूरी योजना बदलती नजर आ रही है। पर यास्मीन का कहना है कि उन्होंने 2019 में जिस जमीन पर अपना घर बनाया था वह उनके लिए एकमात्र आशियाना है। अगर जमीन और मकान दोनों चले गए तो परिवार कहाँ रहेगा, यही सबसे बड़ी चिंता है। वहीं पर गुलजार की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। 6 साल तक सऊदी अरब और फिर दुबई में काम करने के बाद वापस लौटे थे। विदेश में मेहनत करके करीब 10 कट्ठा जमीन खरीदी और घर बनाना शुरू किया, लेकिन घर पूरा होने से पहले ही एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहण का नोटिस आ गया। वहीं पर सलमा ने बताया है कि घर बनाने में करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए और अभी घर को बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अगर मकान टूटता है तो फिर परिवार के सामने दोबारा घर और जमीन की व्यवस्था करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं पर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए कुल 27 एकड़ जमीन की जरूरत है। डीएम नवीन कुमार के अनुसार अब तक करीब 24 एकड़ जमीन की पहचान की जा चुकी है और लगभग 3 एकड़ जमीन की प्रक्रिया बाकी है। वहीं पर प्रस्तावित क्षेत्र में बीएसएफ की करीब 8 एकड़ जमीन भी शामिल है, जिससे हस्तांतरण किया जाना है। बाकी जमीन रैयतों से अधिग्रहित की जाएगी। वहीं पर प्रशासन का लक्ष्य है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो और अक्टूबर 2026 तक रनवे निर्माण का काम शुरू हो सके। वहीं पर योजना के तहत रनवे के विस्तार की भी तैयारी है, जब पूर्वी तरफ करीब 700 मीटर और पश्चिमी तरफ करीब 300 मीटर तक विस्तार का प्रस्ताव बताया गया है। यानी कि एयरपोर्ट की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की जरूरत है। किशनगंज की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इस एयरपोर्ट विस्तार को सुरक्षा और फिर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन देने वाले परिवारों के सामने उनका घर, खेती और फिर भविष्य बचाने की चिंता खड़ी है। अब असली सवाल यही है कि एयरपोर्ट का विस्तार कितनी तेजी से होता है और प्रभावित परिवारों को कितना और किन आधार पर मुआवजा मिलता है। क्या सरकार केवल जमीन की कीमत देगी या इन परिवारों के पुनर्वास और भविष्य की भी व्यवस्था करेगी? विकास का रास्ता आगे बढ़े, लेकिन जिन लोगों की जमीन जा रही है उनके लिए भी सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो। अब नजर इसी पर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।